गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज पहला चैप्टर होगा फिजिक्स का, क्लास 12 का। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में इसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी हेडिंग डालिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिख रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। तो बताओ क्या चीज़ है स्थिर वैद्युतिकी? जनवरी फरवरी में पढ़ाए थे, याद है? किसी को याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी याद है किसी को? है? किसी को नहीं याद है? तो चलो देखो, खैर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैसे फिजिक्स में इसमें क्लास 12 में दो पार्ट पढ़ाया जाता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और एक लाइट वाला चैप्टर है, इसमें तमाम चीजें हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी जो है, जो कौन है उठा कौन है? लो हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ है इसको जानेंगे। सबसे पहले ये वर्ड देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पे, इलेक्ट्रो और एक वर्ड है इसमें स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रो का जो मतलब हुआ उसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन, है ना? तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से बना ये वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ रहे हो कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज, जानते हो, एक चार्ज है ये, है ना, और रेस्ट माने क्या होता है? विराम अवस्था, या कौन सी अवस्था? रुका हुआ, विराम या रुकी हुई स्थिर अवस्था, इसको स्थिर भी कहते हैं, रुकी स्थिर सारी पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये हुआ कि स्थिर आवेश, है ना, आवेश रुका हो, इलेक्ट्रॉन नहीं आवेश है, ये चार्ज है। चार्ज मतलब होता है आवेश हिंदी में। तो इसका मतलब डायरेक्टली यही हुआ कि अगर कोई आवेश रुका हुआ है और उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। समझ में आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है? तो लिखिए इसको, लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी लिखिए। स्थिर वैद्युतिकी अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्द या दो वर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का अर्थ है, हिंदी में ही लिखना, अंग्रेजी वाले मत लिखना तुम लोग, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिखेंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन का अर्थ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का अर्थ नहीं, इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, और स्टैटिक्स का अर्थ है, और स्टैटिक्स का अर्थ है विरामा अवस्था या रुकी हुई अवस्था, या रुकी हुई अवस्था। या रुकी हुई अवस्था, ठीक है, रुकी हुई अवस्था। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ होता है
अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ होता है आवेशों, स्थिर आवेशों, ऐसे लिखना, स्थिर आवेशों का वो गुण स्थिर आवेशों के सभी गुण, ऐसे लिखना, स्थिर आवेशों के सभी गुण जैसे चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, विभव जिसको कहते हैं पोटेंशियल, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, और पोटेंशियल का मतलब विभव आदि का अध्ययन करते हैं, आदि का अध्ययन करते हैं, आदि का अध्ययन करते हैं, है ना। समझ में आई बात। तो वास्तव में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है? ये इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स से बना दो वर्डों से बना एक वर्ड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ये चार्ज होता है, और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट या विरामावस्था, रुकी अवस्था। यानी इलेक्ट्रॉन अगर रुकी हुई अवस्था में है, या आवेश अगर रुकी हुई अवस्था में है, और आवेश के इस रुकी हुई अवस्था में उसके जो गुण होंगे, जैसे कोई क्यू है, आवेश प्लस क्यू चार्ज है, अब क्यू आवेश के कारण इसका वैद्युत क्षेत्र कुछ होगा, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका कुछ पोटेंशियल होगा, विभव होगा। तो ये सारी जो चीजें प्रॉपर्टी इसकी हैं, वही इसके बारे में इसमें अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। समझ पाए ना। अब इन डालिए चार्ज, हेडिंग डालिए चार्ज। चार्ज यानी आवेश, चार्ज का मतलब आवेश, आवेश, ठीक है ना। क्या होता है चार्ज, बताओ? चार्ज बताया कोई? क्या होता है? ये भी पढ़ाया हूं। आवेश, तो आवेश के बारे में लिखिए सबसे पहले डिफिनेशन लिख लीजिए इसका। लिखिए पदार्थ का वो गुण एक मिनट काट दीजिए इसको भी, पहले इसको लास्ट में लिखना भी। ये लिखिए आवेश, पॉइंट करके लिखना, पॉइंट करके लिखना। आवेश हर जगह मौजूद होता है या स्थिर होता है। पॉइंट करके लिखना, आवेश हर जगह स्थित होता है या मौजूद होता है। चार्ज इज प्रेजेंट एवरीवेयर, या चार्ज इज एवरीवेयर, ठीक है। फिर लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, आवेश का द्रव्यमान होता है, चार्ज एसोसिएटेड विथ मास, है ना। हो गया। तो वास्तव में चार्ज की छोटी सी अभी डिफिनेशन नहीं है, इसकी पहचान है कि चार्ज हर जगह मौजूद होता है और चार्ज के पास द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान कैसे होता है आपको मालूम है? जैसे ये है सोडियम Na+, ये सोडियम का जो है आवेश है ना, ये धनायन है ना सोडियम का, पॉजिटिव आयन है, तो सोडियम का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है। 23 होता नहीं क्या इसका एटॉमिक द्रव्यमान? 23 होता है ना। तो इसी तरह ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब आगे लिखना डिफिनेशन, लिखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, ठीक है। लिखिए आवेश पदार्थ का वो गुण है आवेश पदार्थ का वो गुण है जो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये सब पढ़ाया हुआ है लेकिन दोबारा पढ़ा रहे हैं। आवेश पदार्थ का वो गुण है जो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र
भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब देखिए इसमें आवेश क्या चीज है, जिसे धनावेश है ये, तो आपको मालूम है कि इस आवेश का असर है, मान लीजिए यहां तक है ना, तो इसने इलाके को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो आवेश जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करते हैं और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र यानी बी, चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर बी से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर ई से लिखते हैं। समझे बात कि नहीं? तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आवेश ये सब पढ़ने के बाद ही पढ़ेंगे इसी चैप्टर में ही ना। तो ये आवेश ऐसी प्रॉपर्टी है, आवेश जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड इसको कहते हैं अंग्रेजी में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है, इसको चुंबकीय विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो दोनों प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। समझे बात कि नहीं? उसके बाद फिर देख लिखिए, पॉइंट करके लिखिए, लिखिए पॉइंट करके लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए स्थिर आवेश, यही स्थिर बात की इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। स्थिर आवेश सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसमें लिखेंगे रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, या लिखेंगे स्थिर आवेश सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कल पढ़ करके आना, कल पूछेंगे ये चीज, हाँ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, गतिशील आवेश, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। याद रखना इस पॉइंट को, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, आगे काम करेगा बहुत। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। देखिए ये रेस्ट चार्ज है जिसको स्थिर आवेश कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक चार्ज, इसको स्टैटिक या रेस्ट दोनों कहेंगे, स्टैटिक या रेस्ट दोनों कहेंगे। तो इसको स्थिर आवेश कहते हैं। और स्थिर आवेश का क्या गुण होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, याद रखना इस चीज को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र, अरे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, लिखते जाओ। और ये वाला हिस्सा जो होता है इसको कहते हैं चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। अगर कोई भी चार्ज मोशन अवस्था में है, यानी गतिशील अवस्था में, गतिशील आवेश, अगर गतिशील आवेश है तो वो प्रोड्यूस करेगा क्या क्या, प्रोड्यूस करेगा क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना। हम इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स चालू किए हैं, मालूम है कि नहीं तुम लोगों को? इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स चालू किया है, अभी एक क्लास हुई, आज अभी दूसरी क्लास होगी, वो यूट्यूब पे जरूर देखा करो उसको। समझे बात कि नहीं? उसको जरूर देखो, फायदा उससे मिलेगा। आओ, हाँ, तो देखिए ये चार्ज इन मोशन यानी गतिशील आवेश जो है वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। समझे बात कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो अगर आपका आवेश रुका हुआ है, स्थिर आवेश है, स्टैटिक चार्ज है, तो इस स्थिति में सिर्फ क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अगर आवेश मोशन में है, मूवमेंट में है, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। समझे बात? हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिए एक जल्दी से, लिखो एक क्वेश्चन लिखो तो लिखिए, एक ऐसे लिखना, एन स्टेशनरी चार्ज, अंग्रेजी में लिखना एन स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस, प्रोड्यूस ऑप्शन ए है,
ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी है लिखिए। एंड स्टेशनरी चार्ज अंग्रेजी में लिखो। अरे 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 गड़बड़ है ये, वो देखो गड़बड़ हो गया, बंद करना पड़ेगा इसे। चलो चलिए देखिए, एंड स्टेशनरी चार्ज ओनली प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ऑप्शन डी नन। तो बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा बताओ हिंदी में। देखिए एन स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, अब आप दिमाग लगा लो। एन स्टेशनरी चार्ज यानी एक रुका हुआ चार्ज या एक स्थिर चार्ज, स्थिर आवेश प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए लिखा हुआ है यहां पर, एक स्थिर आवेश प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ विद्युत क्षेत्र। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर या रुका हुआ। तो कोई अगर स्थिर आवेश होगा तो स्थिर आवेश हमेशा क्या उत्पन्न करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिख लो जल्दी से, अंग्रेजी में जरूर पढ़ने की कोशिश करो, फिजिक्स सारे सब्जेक्ट अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आगे अंग्रेजी ही काम आएगी ज्यादा। हो गया, थोड़ा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है, इसको बदलेंगे, जल्दी बदल देंगे। कल सुबह कर देते क्लास, हैं कै बजे? 6 बजे आ जाओगे ना? 6 बजे रहेगी, हाँ 6 बजे आ जाना। ठीक है, हो गया भाई, जल्दी करो। स्पीकिंग की जो क्लास ले रहे हैं हम, उसको जरूर पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसको अभी एक क्लास हुई है, सिर्फ इसमें मीनिंग हुई है। जान लो कि हम उसमें 15 मीनिंग डेली सिखाएंगे। वोकैबुलरी चल रही है 15, अगर 15 वोकैब आप सीख लेते हैं डेली, तो बताओ एक महीने में 450 मीनिंग होगी कि नहीं होगी? और 12 महीने में कितना हो जाएगा? 6 महीने में जोड़ लो, अगर 450 एक महीने में हो गई तो 6 महीने में कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, 6 24, 3 27, 2700, 6 शून्य 6 पंजे 30, 6 24, 3 2700 मीनिंग हो जाएगी। 2700 मीनिंग अंग्रेजी बोलने के लिए काफी है, समझे कि नहीं? चलो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, लिखिए लिखिए। एक समान, हाँ क्वेश्चन अगला, एक समान अवस्था में गत करते हुए आवेश, गत करता हुआ आवेश, एक समान अवस्था में गति करता हुआ आवेश उत्पन्न करता है एन यूनिफॉर्म चार्ज, एन यूनिफॉर्म चार्ज, एन यूनिफॉर्म चार्ज, एन यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज, एन यूनिफॉर्म चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी एन यूनिफॉर्म, कुछ गलत हो रहा है क्वेश्चन, हाँ ऐसे लिखो, द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे लिखना, द इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज इन एन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान अवस्था में गति करती हुई आवेश प्रोड्यूस, उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ऑप्शन सी लिखो, ऑप्शन सी
ओनली मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ना तो बी, बताइए कौन सा सही है इसमें? ओनली मैग्नेटिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन यूनिफॉर्म मोशन, इलेक्ट्रिक चार्ज जो यूनिफॉर्म मोशन में है, एक समान अवस्था में गति कर रहा है, तो गति करता हुआ आवेश कौन सा उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ, दोनों उत्पन्न करेगा ना। समझ रहे बात कि नहीं? इसका मतलब ये होता है, देखिए यूनिफॉर्म मोशन, जहां भी वर्ड मोशन आ जाए, गति आ जाए, अगर चार्ज की स्थिति में गति आ जाए या मोशन आ जाए, तो इस स्थिति में जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बहुत दोनों उत्पन्न करेगा। समझे बात कि नहीं? अगर वो गति करेगा, कहीं भी गति का वर्ड देखोगे अगर चार्ज के साथ, तो ये बात ध्यान रखना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करेगा। समझे बात कि नहीं? लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब लिखिए डिफिनेशन ऑफ चार्जेस बेस्ड ऑन फार्मूला। लिखिए अंग्रेजी में पहले लिखिए, डिफिनेशन ऑफ चार्जेस बेस्ड ऑन फार्मूला। कल सुबह क्लास होगी 6 बजे से, ठीक है ना? कल सुबह क्लास 6 बजे से होगी, 6 बजे क्लास चलेगी। 6 AM पर पहले फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। फिजिक्स सबसे पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री चलेगी, दोनों क्लास चलेगी कल। और बायो पढ़ोगे ना उनसे, सुफियान सर से बुलाए पढ़ोगे जैसे हम बताओ भाई। हाँ, तो 6 से 7 हमारी चलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, उसके बाद मैथ वो पढ़ाएंगे, अरे वो बायो पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो ये 6 AM से कल क्लास चलेगी। अब हेडिंग डाल लो, डिफिनेशन ऑफ चार्जेस बेस्ड ऑन फॉर्मूला, यानी फार्मूला बेस्ड इस आवेश का जो है परिभाषा, फार्मूले पर आधारित आवेश की परिभाषा, ऐसे लिखेंगे हिंदी में, फार्मूले पर आधारित आवेश की परिभाषा, फार्मूले पर आधारित सूत्र पर आधारित आवेश का फार्मूला, अरे आवेश का परिभाषा या आवेश की परिभाषा, ठीक है ना? अब देखिए, आप जानते हैं कि आवेश को किससे लिखते हैं? स्मॉल क्यू से। लिखिए आवेश को स्मॉल क्यू से लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू। आवेश को स्मॉल क्यू से लिखते हैं। हिंदी में लिखना, जो अंग्रेजी में लिखेंगे। हम दोनों इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं इसको ना। तो चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू, आवेश को स्मॉल क्यू से लिखते हैं। फिर लिखेंगे, लिखिए समय और धारा के गुणनफल को, समय और धारा के गुणनफल को आवेश कहते हैं। एक तो डिफिनेशन ये हो गई, और एक डिफिनेशन आपने पढ़ा था आवेश के बारे में कि आवेश पदार्थ का वो गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यही तो पढ़े थे। तो ये तो इसका सिंपल डिफिनेशन वो वाला हुआ, और ये फार्मूला बेस्ड डिफिनेशन हो गया। यानी अगर ओरल भाषा में समझें उस तरह से, फार्मूले पर नहीं समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र अगर कोई उत्पन्न कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। लेकिन यहां पर अगर फार्मूला बेस्ड समझेंगे तो कहेंगे कि समय तथा धारा के गुणनफल को क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। इसको डिफिनेशन अंग्रेजी में कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड करंट इज कॉल्ड चार्जेस, है ना? हो गया, इतना हो गया। अब देखिए आवेश बराबर धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, है ना? धारा गुणे समय। अब देखिए आवेश को क्यू से लिखते हैं, जानते हो आवेश को क्यू से लिखते हैं, और धारा को आई से लिखते हैं, और समय को टी से लिखते हैं। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं बात? धारा को आई से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं, क्यू बराबर आई इंटू टी, एक फार्मूला बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत काम करेगा। यहाँ देखिए आगे बहुत काम करेगा फार्मूला, है ना? अब देखिए आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी। अब सवाल ये उठता है कि इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक या यूनिट? तो हेडिंग डालेंगे यूनिट
यूनिट ऑफ चार्जेस, यूनिट ऑफ चार्जेस। यूनिट के बारे में जानते हो ना, आवेश का मात्रक बताया था। यूनिट क्या चीज है? किसी भी क्वांटिटी को आवेश का मात्रक रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे किसी क्वांटिटी को? जैसे 10 किलोग्राम दूध अगर है या 10 किलोग्राम चावल है, राइस जिसको कहते हैं, अगर आप यहां से किलोग्राम का वर्ड हटा दो तो आप 10 राइस बोलोगे इसको। 10 राइस का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कोई आदमी चावल खरीदेगा तो क्या 10 राइस खरीदेगा? क्या 10 राइस नहीं खरीदेगा ना, 10 किलो राइस खरीदेगा, 10 किलो चावल खरीदेगा। तो वो 1 किलोग्राम वर्ड अगर ना लगाओ तो ये मीनिंगफुल नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है। तो इस स्थिति में किलोग्राम वर्ड लगाने से ही इसकी मीनिंग आती है। तो यही किलोग्राम वर्ड क्या है? इसमें क्या यूनिट है? यही मात्रक है। तो ऐसे इसका भी कोई मात्रक होगा ना, इसका कुछ ना कुछ तो मात्रक होगा ही, जाहिर सी बात है। तो उसी मात्रक को जो है आवेश का मात्रक कहते हैं। लिख लीजिए जल्दी से। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश को सबसे पहले किसने बताया था? कूलाम एक साइंटिस्ट थे, कूलाम। तो लिखिए, पॉइंट करके लिखिए, सबसे पहले आवेश के बारे में कूलाम ने बताया, और लोगों ने बताया था, लेकिन कूलाम ने इसकी डिफिनेशन दी थी, इस तरह से बताया था ऐसे। इसीलिए आवेश का मात्रक कूलाम है। हाँ, आवेश के बारे में कूलाम ने बताया, इसीलिए आवेश का मात्रक कूलाम है, जिसे यसाई मात्रक कहते हैं। यसाई यूनिट है ना, जो यसाई यूनिट है या जिसे यसाई यूनिट कहते हैं। आवेश का मात्रक का मतलब यसाई यूनिट, तो इसका यसाई यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। इसे कैपिटल सी से लिखते हैं, लिख लो, बराबर कूलाम, कैपिटल सी, ठीक है ना। ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। हो गया भाई। अब देखिए, आवेश के बहुत छोटे छोटे मात्रक भी हैं, अन्य छोटे मात्रक भी हैं। जैसे माइक्रो कूलाम अगर लिखा हुआ है, माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो माने 10⁻⁶। तो जब कभी भी माइक्रो कूलाम लिखा होगा, ये भी इसका मात्रक है, माइक्रो कूलम। अगर कूलम वर्ड लगा तो उसका मात्रक होगा, उसके साथ माइक्रो हो या कुछ भी लगा हो, तो माइक्रो कूलाम का मतलब 10⁻⁶ लिख लीजिए। अगर नैनो कूलाम कहें, नैनो कूलाम का मतलब हुआ 10⁻⁹। ठीक है ना। हो गया भाई। अब इन डालो डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज, आवेश का विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज। डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज, आवेश का विमीय सूत्र। आखिरी रीडिंग आज की, बाकी कल पढ़ाएंगे। आज थोड़ा देर, कल टाइम से आना, दोनों हो जाए सब, है ना। आवेश का विमीय सूत्र, यानी आवेश का विमीय सूत्र क्या है? डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए, आवेश को लिखते हैं Q से। देखिए, डायमेंशनल फार्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था। क्लास 11th में हमने पढ़ा था डायमेंशनल फार्मूला, याद है कि नहीं? विमीय सूत्र पूरा पढ़ाया था। तो विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे? आवेश का फार्मूला जो होता है वो Q/I/T होता है, I/T। तो Q का विमीय सूत्र बराबर I का फार्मूला क्या होता है? I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। I का मात्रक एम्पियर, तो इसको एम्पियर से लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे। एक बार जान लीजिए, विमीय सूत्र आप तभी लिख पाएंगे जब आपको फार्मूला मालूम होगा। फार्मूले के साथ साथ अन्य जो उसमें आ रहे कंपोनेंट है, उन सारे कंपोनेंट के जो है आपका यूनिट मालूम होना चाहिए आपको। उसकी यूनिट क्या है? तो एम्पियर, और टी यानी समय है, समय का मात्रक सेकंड होता है ना। एम्पियर का जो विमीय सूत्र होता है वो ए होता है, एम्पियर का विमीय सूत्र ए, और उसके बाद टाइम का विमीय सूत्र समय का टी होता है, कैपिटल टी। तो इस तरह से कूलाम का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ए इंटू टी होगा कि नहीं होगा? याद रखना है चीज। तो Q का विमीय सूत्र यानी आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? A इंटू टी। आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा भाई?
ए इंटू टी विमीय सूत्र लिख लीजिए। विमीय सूत्र कैसे, जैसे द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, m, बता था कि नहीं, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, लंबाई का विमीय सूत्र कैपिटल एल नहीं होता क्या, सब भूल गए। समय का विमीय सूत्र, सेकंड का समय का क्या होता है, टी होता कि नहीं। MLT पढ़े थे क्या चीज, क्लास 11 में चीज पढ़ाया था हमने, समझे बात, MLT। ये सब विमीय सूत्र है, मरतबा देख लेना या किसी दिन पढ़ा देंगे मरतबा, ठीक है ना, लिख लो इतना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।